फुलफिलमेंट नहीं आई। और तब ये सवाल उठता है कि ये जीवन का पर्पज़ ही क्या है यार? अब अगर सोच के देखो, हम सब जो हैं ये 40 के आसपास के लोग हैं या 40 के बियॉन्ड के सवाल हैं, जो ये माथापच्ची कर रहे हैं कि जीवन का पर्पज़ क्या है। जो ज्ञानी पुरुष थे जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने 25 साल की उम्र में ये सवाल उठा लिया था, या शायद उससे पहले, क्योंकि उस उम्र तक की उनका स्कोर बहुत हाई हो चुका था। हम सब लोगों का स्कोर अब तक जाके कुछ बना, तो इसलिए हमारे दिमाग में ये सवाल अब उठना शुरू हुआ कि जीवन का पर्पज़ क्या है। तो मैं भी सोच रहा था कि जीवन का पर्पज़ क्या है, और तब मैं सोच रहा हूँ कि ये सवाल उठता कहाँ से है। ये सवाल कहीं न कहीं मेरे अपने ईगो माइंड से उठ रहा है, जो मेरी कंडीशनिंग है उससे उठ रहा है, और इस चीज़ से उठ रहा है, इट इज़ इन द रेफरेंस ऑफ अदर पीपल, कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जब मैं उनके साथ अपने आप को देखता हूँ तो मेरे मन में सवाल उठता है। अगर मैं अकेला इस प्लेनेट पे हूँ और मेरे पास कोई और रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो मेरे मन में ये सवाल भी नहीं है कि मेरे जीवन का पर्पज़ क्या है। मेरे जीवन के पर्पज़ का जो क्वेश्चन उठ रहा है वो मेरे माइंड से उठ रहा है, एंड दैट इज़ एंटायरली इन रेफरेंस टू द पीपल एंड द सोसाइटी अराउंड मी। और इस वक्त कभी कभी मेरी लाइफ के अंदर कुछ एक मोमेंट्स हुए हैं, मोमेंट्स ऑफ मेडिटेशन, इन विच इट वॉज जस्ट बीइंग। उस वक्त ना तो मैं अपनी सेंसेस से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ना अपने मन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ना ही अपनी इमेज से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और उस वक्त मैं सिर्फ एग्जिस्ट करता हूँ। मेरे को नजर आता है कि एक और डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, विच इज बियॉन्ड द सेंसेस, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द बॉडी, जिसको आप चेतना भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। वो हर वक्त पूरी तरह मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, पर उस मोमेंट के अंदर मैं सिर्फ एग्जिस्ट करता हूँ, और उस वक्त ये सवाल नहीं उठता कि जीवन का क्या पर्पज़ है। उसके अलावा जितने भी मीनिंग मैं देने की कोशिश करता हूँ कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे स्मार्ट दिखना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, या मुझे इस समाज के लिए भी कुछ अच्छा करके जाना है, या मुझे अपने इस लाइफ को मीनिंगफुल करना है, वो सारा कुछ मेरे अपने इस मन की क्रिएशन है, वो मेरे अपने एक ईगो माइंड की क्रिएशन है। बट जिन मोमेंट्स के अंदर मैं अपने आप को अपनी इस बॉडी और अपने माइंड से आइडेंटिफाई नहीं करता, देन इट इज जस्ट बीइंग। और उस वक्त ये सवाल भी नहीं होता कि मेरे इस जीवन का पर्पज़ क्या है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। क्लोज करने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा रीटा चावला को। हमारा एक रीडर्स क्लब है ये उनकी काफ़ी रेगुलर मेंबर हैं, और इस जर्नी के ऊपर वो भी सीकर है। तो वेलकम रीटा, उन्होंने आज फर्स्ट टाइम इस ग्रुप मीटिंग में ज्वाइन किया है। आप में से कुछ लोग उनसे मिले भी हुए हैं। वेलकम वेलकम। थैंक यू। मुझे लगता है विजय जी कहीं चले गए हैं, तो इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आप डॉक्टर हरी बोले। डॉक्टर हरी आप बोले। थैंक यू दिनेश। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बोला, अमन जी ने भी अपने थॉट्स रखे, मैं भी थोड़ा सा अपना जो आज का टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है, तो मेरे लिए तो बहुत अर्थ है भाई। और मेरा एक ही अर्थ है कि हर मोमेंट पे आनंद होना, उत्सव होना, उल्लास होना, और मैं उसके लिए प्रयासरत भी रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस मुझे इंटरनेट ऑफ हो गया था ब्रॉडबैंड प्लीज। तो स्पॉन्टेनियस मुझे मिल रहा है ऐसा भी नहीं कहूँगा, मैं एफर्ट्स अपने उसमें डालता हूँ। तो मैं आज का ही शेयर करता हूँ। किसी ने मुझे बोला, मेरे भाई ने बोला कई हफ्ते पहले कि एक यहाँ पे कॉलोनी है, उसमें एक मॉर्निंग कैफे है जो रोड साइड पे चाय कॉफी और इस तरह से करता है। तो मेरी वाइफ भी क्यूरियस हो गई और मैं भी हो गया कि भाई देखने क्या है। मेरी गाड़ी आज वो वॉशिंग के लिए ले गया, तो गाड़ी थी नहीं, तो हमने स्कूटी उठाई और स्कूटी पे निकल गए मॉर्निंग कैफे में चाय पीने। यहाँ से हार्डली 1.5-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। वहाँ पहुँचे, बिल्कुल रोड साइड पे शॉप्स क्लोज होती है ना, वहाँ फुटपाथ पे 2-3 बंदे हैं, एक चाय बना रहा है, एक सैंडविच बना रहा है, एक पोहे बना के रखे हुए हैं। वो जो सीन था वो देख के ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऐसी जगह पे हिल स्टेशन वगैरह में है, और मौसम भी आज अच्छा हो रहा है, तो हम वहाँ स्टूल पे, उस पे चेयर पे बैठ गए,
चाय का ऑर्डर किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो और हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम नई चीजों के एक्सप्लोर जरूर करते हैं, नए सिचुएशंस को। तो मेरे दिमाग में आया कि ठीक है यार, एक नई चीज है, मेरी भी अंदर क्यूरियोसिटी हुई, एंड वी एंजॉयड द होल थिंग। जो चाय थी, जो एक्चुअली मुझे 10 बजे ज्वाइन करना था, तो रास्ते में था, स्कूटी पे था, तो मैं डॉक्टर दिनेश की कॉल भी मिस कर दी, तो यहाँ आके मैंने 10 मिनट बाद ज्वाइन किया। तो आई वॉज एंजॉइंग माई ब्रेकफास्ट एट रोड साइड। तो अब सवाल उठता है कि भाई रोड साइड पे जाके चाय पीना, भी चाय तो घर में भी पी सकते हैं, और उससे बेटर स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, ये सारी चीजें हो जाती। तो जो क्यूरियोसिटी जो है हमारी माइंड की, जो एक ईगरनेस है कि नए को एक्सप्लोर करना, तो मेरे अंदर है। मैं नई हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इस जीवन में। जितने भी मुझे ओकेशंस मिलते हैं, मैं उसमें एक्सप्लोर करता हूँ। तो अभी मैं एक बुक भी पढ़ रहा हूँ, उसका एक सैंपल पढ़ रहा हूँ, इंट्यूटिव ईटिंग, और वो बहुत ही फेमस बुक है। मैंने आज उसके कुछ पेजेस पढ़े, तो उसमें ईटिंग के बारे में क्यों कह रहा हूँ कि मैं बड़ा फूडी हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें बंद कर रखी हैं, लेकिन उसका एक मैसेज ये था कि आप जो भी चीज आपके सामने आए उसको आप एंजॉय करो। अगर आप एंजॉय करते हो, देन यू कैन रेस्पेक्ट योर बॉडी एंड योर फूड। तो फूड के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। तो जो सवाल था उस पर दोबारा आते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से तो ये है कि हर मोमेंट को, हर लम्हे को आप एंजॉय करें, क्योंकि ये बॉडी जो मिली है, ये इसको भी हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते कि हम इसका अपमान करें, या हम बोले कि नहीं हमें तो ये करना है, हम एक सेलिब्रेट लाइफ लीड करनी है। नो, 5 सेंसेस को फुल पोटेंशियल से अगर हम जी सकें, then only we can go into that space जो डॉक्टर प्रशांत ने जो इसको शेयर किया था कि 40-45 साल के बाद वो लगता है कि what else, what next। तो जब आप उस चीज से, जो सेंसरी प्लेजर से उपराम हो जाते हैं, then only you go into that space। लेकिन उस स्पेस से पहले मेरे ख्याल से we have to live every aspect of our life। हमें हर मोमेंट को जीना सीखना चाहिए, और उस प्रेजेंट मोमेंट में ही वो मजा आता है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस। दिस इज द क्रक्स ऑफ लाइफ, आई थिंक। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। हर पल को जिए और अच्छे से जिए, जी, ये आपका मीनिंग ऑफ लाइफ आपने समझा। ओके, नहीं सर, आप थोड़ा बताइए, आपके हिसाब से क्या है इस मृत्यु लोक का मतलब? देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन को अगर ध्यान से देखूं, तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक, जब तक मैं अनकॉन्शियसली जी रहा था, पूजा पाठ, भगवान को ढूंढना, मंदिरों में जाना, मत्था टेकना, कोशिश करना, पता करना क्या जिंदगी, और एक वो स्पेस में एंटर करना कि जब ये सब छूट गया और समझ में आ गया यार लाइफ इस सेम पैटर्न पे जीने वाली नहीं। तो उससे पहले सिर्फ अनकॉन्शियसली जी रहे थे, ऐसे कि जैसे एक रॉबोट जी रहा हो। जो हम थोड़े पिछले वाले टॉपिक की बात करें, फ्री विल वाली, तो वो इसमें थोड़ा सा मैं इंक्लूड करूंगा कि ये फ्री विल वाली बात यहाँ पे भी बैठती है कि जीवन में आप जो कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, हो रहा है। और जब आप अपनी, जो प्रशांत बोलता है, बीइंग की डायमेंशन को टच करते हो, तो आपको ये अर्थ खुद ब खुद नजर आने लग जाता है। ये सवाल मैंने कल से अलावा भी पिछले कुछ महीनों अपने आप को पूछता रहा कि यार जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तो उसके बाद आपके पास में ये सवाल अपने आप ही आता है कि तुम साला कर क्या रहे हो, किस लिए आए हो। और अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे अमन जी ने बोला कि सचमुच में आपको लगता है कि ये निरर्थक है, आप एक रिपीटेटिव एक ही चीज को जिंदगी में दोहरा रहे हो, प्लेजर्स को दे रहे हो, और उसके अलावा क्या करने आएगा।
तो पर्पस डेफिनेटली आपका है, विदाउट पर्पस तो कुछ भी नहीं। और पर्पस डीपली देखा जाए तो मैं बोलूंगा भाई मेरा पर्पस इस धरती पे मेरे आसपास के लोगों की बीमारियों का इलाज करना मेरा पर्पस। अगर हम इस अगली चीजों में देखें, और अगर मैं अपने बीइंग के लेवल पे जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो आज से 5 साल पहले जब मैं अनकॉन्शियस स्टेट में जी रहा था, उससे पहले वाला जो जीवन है उसके बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं दिया जा सकता। वो टोटली अनकॉन्शियसली जी रहे हो, आप बिल्कुल रोबोट की तरह से चल रहे हो। वहां पे फ्री विल वाली बात कही जाएगी, बंदे को लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं होता। पर जब आप बीइंग की डायमेंशन में हो तो आप देख सकते हो। मैंने कल राघव के साथ एक बात शेयर करी, एक बिल्कुल रिसेंट इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ। मुझे सुबह एक डॉक्टर का फोन आया कि भाई यार मेरे इंस्पेक्शन चल रही है और मैंने तेरा नाम लिया हुआ है और तू इमीडिएटली आ जा। तो मैं सो के उठा ही था। मैंने कहा भाई अभी आ जाऊं, उसके अभी आ जाऊं। और मैं थोड़ा सा शनिवार इतवार को लेट उठने वाला आदमी हूँ। उसी टाइम मैंने चाय पी, तैयार हुआ, उसने मुझे 9 बजे बुलाया था। मैं 9:40 पे उसके हॉस्पिटल में पहुंचा, और मैं जैसे उसके हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पे इंस्पेक्शन पूरे पीक पे चल रही थी। लिफ्ट में थोड़ी सी देर हो गई, तीसरी मंजिल पे जाना था। तो जब जैसे ही तीसरी मंजिल पे लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, जो इंस्पेक्टर चेक करने आया था और जो मेन 3 डॉक्टर्स वो सारे उस लिफ्ट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम जो मेन डॉक्टर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ये लो जी, वेलकम डॉक्टर दिनेश, ये मेरे फिजिशियन आ गए हैं, ये हमारे इंस्पेक्टर सीमा जी। मैंने कहा नमस्कार सीमा जी। और उस पल के बाद में वो लोग लिफ्ट में चढ़ के नीचे उतर गए और मुझे दूसरे डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका काम हो गया, जाओ। तो मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं बोलूंगा, ये यूनिवर्स का एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्लान है जिसमें हम जैसे जी रहे हैं उसमें हर पल एक पर्पस के लिए। और ये नहीं कह सकते कि पर्पसलेस लाइफ, इसका इट इज फुल ऑफ पर्पसेस। पर आपका पर्पस क्या है कि आप अपनी जिंदगी के अलावा आसपास के लोगों की जिंदगी को कितना बेटर कर सकते हो, आसपास की जो अर्थ है उसमें कितना आप एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हो, सबके लिए क्या कर सकते हो, आप अच्छा क्या कर सकते हो, मुस्कानों को बढ़ा सकते हो, लाइफ को बेटर कर सकते हो, दूसरों की लाइफ को कितना बेटर कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस है, और इस पर्पस में हम सारे लोग भी लगे हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे हर पल में जो एक्शंस हम लेते हैं या जो हम रिएक्शन करते हैं, जो भी हम रेस्पॉन्ड करते हैं, हम सब के पीछे एक डीप पर्पस ये भी होता है कि हम अपनी स्माइल के अलावा दूसरों की स्माइल को बढ़ा सकते हैं कि नहीं, और कितनी बढ़ा सकते हैं, हमारे दायरे में हम कितनी खुशियां फैला सकते हैं। मेरे लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत अच्छे डॉक्टर दिनेश। और समरी आपकी यही रही है कि जितना आए हैं उससे ज्यादा इस धरती को लौटा के जाएं और ज्यादा खुशियां देते जाएं। ग्रेट। स्वामी जी, प्रशांत जी ने कोई सवाल उठाना है? अच्छा हाँ जी प्रशांत जी। हाँ दिनेश, ये बहुत अच्छा शेयर किया। मेरे मन में एक सवाल उठा था कि सपोजेटली तुमने 2 डायमेंशंस के ऊपर बात की, एक हमारी बॉडी और फिजिकल एग्जिस्टेंस के लेवल के ऊपर और एक हमारी बीइंग के लेवल के ऊपर। और फिर आपने ये कहा कि अगर हम इस धरती पे हैं, हम दूसरे लोगों की खुशी को बढ़ाएं या किसी और इंसान के चेहरे पे हमारी वजह से स्माइल आए, ये दुनिया हमारी वजह से एक बेहतर प्लेस बने। अब सपोजेटली तुम्हारी वजह से दिनेश, जहाँ पे भी तुम जाते हो वहाँ पे लोग खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं और दुनिया एक बेटर प्लेस होती है। उससे तुम्हारे लिए क्या क्रिएट होगा? मैं इसमें कहूंगा, मैंने एक बात बोली कि अपने लिए और दूसरों के लिए। तो आप जो हार्मनी है वो आपकी थोड़ी हार्मनी जब होगी तभी आप दूसरों में स्माइल स्प्रेड कर सकते हो। अगर आप खुद हार्मनी नहीं हो, आप खुद स्माइलिंग फेस में हो, तो आप दूसरों को कैसे स्प्रेड करोगे? तो उस टाइम में ये इसको आप किसी इंटेंशन के साथ नहीं करते। आप जब बीइंग की डायमेंशन में होते हो तो अनइंटेंशनली ये अपने आप हो जाता है। उस टाइम में आपको खुद को
अपनी अपने अंदर बीइंग के साथ में बिल्कुल प्लेजेंट और हार्मोनियस होना चाहिए, तभी आप स्प्रेड कर सकते हो। अदरवाइज वो एक झूठी स्माइल स्प्रेड करना होगा। अगर रियल हैप्पीनेस स्प्रेड करोगे तो वो तभी हो सकता है जब आप इंटरनली बिल्कुल पीसफुल और आप अपनी बीइंग की डायमेंशन को टच करें। टोटली एग्री दिनेश। तुम्हारी बात में यार मेरे को अपने लिए दो चीजें सुनाई थी जो कि जस्ट शेयर करना चाहूंगा, और ये मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहूंगा कि ज्यादातर टाइम ना अपनी लाइफ के अंदर चीजें इन ऑर्डर टू करते हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब ये होता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं हार्मोनियस हूँ तो आई कैन स्प्रेड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, आई कैन मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। बट मेरे हार्मोनियस होने से हो सकता है दुनिया बेटर हो, तो मेरे हार्मोनियस होने से ये भी हो सकता है कि मेरे आसपास के लोग चिढ़ने लग जाएं, जलने लग जाएं। ये भी पॉसिबल है कि लोग कहेंगे यार ये साला इतना खुश क्यों है। तो जो मेरी एक अपनी हार्मनी है वो मेरी अपनी एक बीइंग की क्रिएशन है। इट इज नॉट इन ऑर्डर टू। हो सकता है मुझे देख के मेरे आसपास के लोग खुश भी हों, पर यह भी हो सकता है कि मेरे आसपास के लोग मुझे देख के खुश ना हो, वो ज़्यादा डिस्टर्ब फील करें और परेशान फील करें। बट मुझे ये लगता है कि जो हार्मनी है या जो मेरी बीइंग है, दैट इज अनअफेक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। आई डोंट लो द नेगेटिविटी ऑफ अदर्स टू इम्पैक्ट मी, बट मैं अपनी बीइंग से हमेशा एक पॉजिटिव स्पेस में रहता हूँ, एक डिफरेंट डायमेंशन में। इस चीज से रिलेटेड एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा, लेकिन हाँ, जब आप किसी और के लिए एक अभी थोड़े दिन पहले का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो मेरी क्लिनिक के अंदर हुआ। कुछ दिन पहले कोई एक पेशेंट आए थे। लेडी को प्रॉब्लम थी, शोगरन सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जो कि एक मुश्किल कंडीशन होती है ट्रीट करने के लिए। और कई बार आपके मन में ये इच्छा उठती है कि ये साला मरीज दिखाने क्यों आया। ये इच्छा भी ईगो माइंड से उठती है कि यार इसका कुछ कर तो सकते नहीं खास, तो खाम खा ही आएगा, हर बार शिकायत करेगा, मूड खराब करेगा, लाइक दैट। दैट इज एंटायरली फ्रॉम ईगो माइंड। बट एनी हाउ वो लेडी दिखाने के लिए आई, और एक दिन उसके हस्बैंड ने कहा कि सर मुझे आपकी फोटो चाहिए। मैं कहा ठीक है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, तुम व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाल देना, फोटो डाल दूंगा। मैंने उसको फोटो डाल दी। उसके बाद बात आई गई होगी। लगभग 2-3 महीने बाद वो दिखाने के लिए आया, लास्ट वीक की बात है। और उसने कहा सर हमने आपकी फोटो का प्रिंट आउट लेके अपने ड्राइंग रूम में लगाया है, और हर रोज हम आपकी फोटो को देखते हैं और आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। ये उसका हस्बैंड शेयर कर रहा है पेशेंट का। कहता जी आपके पास आने से पहले मैं ये सोचता था कि मैंने शादी क्यों की, ये तो कंप्लेंट का रजिस्टर है, शिकायत करती रहती है, शिकायत करती रहती है, दुखी था। पर अब हमारी जो लाइफ है वो बहुत बेटर हो गई, और उस लेडी ने भी कोई शिकायत नहीं की, हालांकि उसको कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। शी वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। तो उस वक्त मैं अपने आप के लिए आई वाज फीलिंग इन अ स्पेस ऑफ बीइंग। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस डायमेंशन में क्यों फील कर रहा हूँ। क्या मेरी ईगो मसाज हो रही है, तो मैंने देखा कि नहीं, मेरी ईगो मसाज भी नहीं हो रही। क्या मेरे मन में ये फीलिंग आ रही है कि ये मेरी तारीफ कर रहा है तो मैंने कुछ बड़ा कर लिया, तो वो भी फीलिंग नहीं थी। क्या मैं बड़ा हो गया, तो वो भी फीलिंग नहीं थी। उस वक्त मैं फील कर रहा था कि जस्ट एक कम्युनियन की फीलिंग थी, फ्रॉम ए पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम ए बीइंग टू बीइंग। या ये कह लो कि वो एक लव की फीलिंग थी which existed between two individuals who are not related to each other। और वो जो एक लव की फीलिंग थी वो मेरे को उस वक्त एक फुलफिलमेंट दे रही थी। दैट इमोशन एग्जिस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त ये इच्छा भी नहीं थी कि ये इमोशन इसके बाद एग्जिस्ट कर रही है, इससे पहले एग्जिस्ट करे। बट वो इमोशन एक एम्पावरिंग इमोशन था, और वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट था कि बीइंग की डायमेंशन के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, और जो फिजिकल डायमेंशन है उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है। जब मैं फिजिकल डायमेंशन में होता हूँ तो हर वक्त मेरे मन में इच्छा होती है मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे आसपास ये होना चाहिए, मेरे आसपास वो होना चाहिए। पर जिस वक्त मैं बीइंग की डायमेंशन में था एंड आई वाज इन अ स्पेस ऑफ लव फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग, उस वक्त कुछ भी क्रिएट करने की भी इच्छा नहीं थी, और ना ही कोई ये इच्छा थी कि इस चीज को कोई नाम देने की जरूरत है, देने की जरूरत है। हाँ, वो बस था। बहुत बहुत सही। मैं इस पॉइंट को आपके मेरी कंक्लूजन में एक बार टच करूंगा प्रशांत जी, क्योंकि अभी टाइम कंस्ट्रेंट है। हरी जी आपका क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं, ठीक है, बाकी भी हैं। तो स्वामी जी आप थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। जी सर, एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जहाँ अभी जो डिस्कशन हो रही है, इसके पहले आज तक ये मेरे जीवन में प्रश्न आया नहीं। मैंने जीवन को जिया है, मुझे नहीं पता वो किस ढंग से जिया है, अच्छा है बुरा है, इसके संबंध में भी नहीं मैं सोचता हूँ।
ये प्रश्न मैंने अपने जीवन में जब से मैंने होश संभाला, ये मैंने पहली बार सुना कि लाइफ का कोई मीनिंग भी होता है। मैंने रिलेशनशिप भी जिया, फ्रेंडशिप भी जी, गर्लफ्रेंड सब कुछ जिया, गरीबी अमीरी, भूख प्यास सब कुछ जिया है, बट उसमें मैंने ये कभी मेरे भीतर आज तक ये प्रश्न नहीं आया कि कोई मीनिंग लाइफ का होना चाहिए। ये स्पॉन्टेनिटी है, ये कोई स्पिरिचुअल कोई इसका फिनोमेना है, जहाँ ये कोई अननेचुरल बिहेवियर है मेरा, मुझे पता नहीं है, बट मैं हूँ, मजे से हूँ। और मेरा इस कुछ समय पहले मेरा कंसर्न होता था, जैसे दिनेश सर ने बोला कि आप किसी को स्माइल दे सकते हो, और प्रशांत सर ने उसमें बहुत अच्छा ऐड किया कि आप दे सकते हो, बट सामने वाला चाहता है या नहीं चाहता है, या आपकी स्माइली रहने से आसपास का माहौल इरिटेट होता है कि खुश होता है, क्या है, आप किसी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हो, किसी को स्माइल दे, वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो मुझे ये समझ में आ गया, अब मैं जैसे समझता हूँ कि मुझे जैसा मैं हूँ मुझे वैसा होना है। अदर्स मेरे संबंध में क्या सोचते हैं, अदर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसकी फिक्र मैं नहीं करता हूँ। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं अवेलेबल हूँ, उनको मुझसे जो भी मिल रहा है वो उतनी ही टोटलिटी से मिलता है जितना सबके लिए अवेलेबल हो सकता है, या जितना मेरे लिए अवेलेबल हो सकता है। तो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे भी मैंने सुना तो उसमें ये मुझे दिख रहा है कि सब चीजें हमारी नीड्स, चाहे वो बायोलॉजिकल नीड्स हैं चाहे वो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, नीड्स हमारी तय करती हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। नीड्स हमारी तय करती हैं कि ये फ्री विल है या ये डेस्टिनी है। नीड्स हमारी तय करती है कि हमारी लाइफ का मीनिंग है कि नहीं है। तो मुझे नहीं पता, मैं 50 साल का हो गया हूँ, अभी 2 साल और जीऊंगा, साल या 2 दिन जीऊंगा मुझे पता नहीं है, बट 50 साल बिना लाइफ के मीनिंग के जाने हुए मैंने बहुत मजे से जिया है, बहुत अच्छे से जिया है और बहुत खुश जिया है मैंने। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई सो कॉल्ड, जैसी सोशली सोचा जाता है, जैसे मैं अपने आसपास लोगों को सुनता हूँ, कोई ऐसी डिजायर मेरे भीतर है जो मेरी फुलफिल नहीं हुई। मैंने जिया है, पूर्णता से जिया है जीवन को, और मैं मजे में हूँ। इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं पड़ी लाइफ की किसी भी मीनिंग को ढूंढने की, उसको डिफाइन करना, उसको कोई टैग कर दूं मैं कि ये मैं ब्लिसफुलनेस ये है जो ऐसा है कुछ, मैं मेडिटेटर हो गया हूँ तो मेडिटेशन से मेरे भीतर कोई चक्रा खुल गया या कोई बल्ब जल गया, ऐसा भी कुछ मुझे दिखता नहीं है। मैं बस हूँ और मेरा होना मेरे लिए पर्याप्त है। उससे बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता है नहीं मिलता है, वो खुश होते हैं या नहीं खुश होते हैं, इससे भी अब मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ना मैं उनको खुश करने के लिए अपने फेस पे कोई स्माइल लाना चाहता हूँ, ना मैं किसी को कोई जस्टिफाई सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ लाना चाहता हूँ। मैं हूँ जैसा हूँ, मैं अपने लिए पर्याप्त हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ, और इसको मैं कोई टैग नहीं करना चाहता कि ये मेरी लाइफ का मीनिंग है, ये मेरी डेस्टिनी ने मुझे दिया है, या ये मैंने मेरी फ्री विल ने ये तय किया है। बस हूँ, मेरा होना, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। खूबसूरत। जी आप सर। प्रशांत, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, मैं ताली बजा रहा था। टोटली एग्रीड। अच्छा, ये बहुत ऑनेस्टी से आपने बताया। अगर 50 साल भी हो गए, आधी जिंदगी भी जी ली है, 50% देख लिया, उसके बाद भी मीनिंग नहीं आया, जी तो हैट्स ऑफ। ठीक है राघव जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ऐसे क्या बोलूं, ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है एक्चुअली, बट बड़ा अच्छा दिनेश सर उसको सुनकर बड़ा मजा आया। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बोला, इट वाज रियली प्लेजेंट। एक्चुअली मैं तो आता ही सुनने हूँ, मेरी लिसनिंग थोड़ी वीक है, तो यहाँ बैठ के घंटा सुनने को मिलता है। इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव आवर फॉर मी इन दैट डायमेंशन। मीनिंग ऑफ लाइफ की बात करूं तो मतलब मैं इसको एक पर्सनली एक डिफिनेशन के तौर पे नहीं मतलब एक्सप्लेन कर पा रहा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक मेटाफॉर है,
जब ये क्वेश्चन आया इमीडिएटली वो मुझे स्ट्राइक किया, थोड़ा इनोसेंट लगा, थोड़ा ऑथेंटिक लगा, तो मुझे लगा इसी को एंडोर्स कर दूंगा। हम मेरे घर में हमने इनवाइट किया हुआ था हमारे नेबर्स को, तो इट वाज लाइक अ पॉटलक सॉर्ट ऑफ थिंग कि 2 डिशेस हम बनाएंगे, 2 डिशेस तुम ले आना, शाम को बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, और ठीक है बढ़िया। तो वो 2 डिशेस लेके आए, और उसमें से एक डिश तो चलो डिस्पोजेबल में थी, वो तो वो जो बाउल था उसका डिस्पोजेबल था, इट वाज नॉट रीयूजेबल। और एक जो बाउल था उनका खुद का था, जो कि हमें रिटर्न करना था। तो हमें जो डिश आई वो थी इडली, तो बड़ी अच्छी थी, इट वाज रियली मतलब डिलीशियस इडली। अब अगले दिन हमें वो बाउल वापस करना था, तो हमने वाइफ ने कहा ऐसा करो पास्ता का सामान ला दो, तो मैं पास्ता बना के दे देती हूँ। तो हमने पास्ता बनाया, उनको पास्ता दे दिया, तो उनका फोन आया कि बड़े अच्छा पास्ता था। तो मैं माइट साउंड रियली स्टूपिड, बट मुझे तो इससे ज्यादा कोई मीनिंग नजर नहीं आया। रोज इडली आ रही है और कोशिश कर रहा हूँ कि रोज पास्ता दे दूं, मतलब इससे बहुत अच्छी जिंदगी पास्ता है, ये भी सही है। अब मे बी पहले पास्ता आया, किसी दिन पाव भाजी आएगी, किसी दिन नमक तेज होगा, किसी दिन चीनी बढ़ेगी, बाउल में कुछ ना कुछ आता जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जाता भी जाएगा, और ये बाय डिफॉल्ट ब्यूटीफुल, है। तो बहुत अच्छा that's me. मेटाफर है, Thank बहुत you. अच्छा मेटाफर है। गौरव जी, आपसे हाँ एक जी। क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा। उससे पहले मैं आज इस सेशन में ना एक नई चीज स्टार्ट करने वाला हूँ। हम सबके व्यूज लेंगे, उसके बाद जब ये टाइम स्लॉट खत्म होगा, जिसको भी जाना है ऑफ कोर्स वो जा सकता है, और जिसको इसी पॉइंट पे थोड़ी डिस्कशन करनी हो वो रुक सकता है 10-15 मिनट के लिए। हम उस पर डिस्कशंस भी कर सकते हैं, जो जिसके पास भी वक्त होगा, जो करना चाहता है। ठीक है, ठीक है गौरव जी, हेलो, आप हाँ जी बताइए, सर। सर, व्हाट जिंदगी अकॉर्डिंग टू यू इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी के बारे में, जिंदगी का मतलब मेरे को लगता है जहां भी जाते हैं जिंदगी का मतलब ढूंढने, जिस भी लेवल पे। अगर अमीर है, पैसे की तरफ जाता है। अगर किसी के पास काम नहीं है तो वो काम सीखने या काम ढूंढने जाता है। अगर किसी के पास दुख है तो वो सुख की तरफ जाता है। अगर अ, खुश नहीं है तो खुशी की तरफ जाता है। उसको वहां पे जाके बस यही पता लगता है कि जब गरीब अमीर बन गया, नाराज आदमी खुश बन गया, तो वो उस लेवल को प्राप्त करता है। पर उसको वहां पे पहुंच के यही पता लगता है कि सिर्फ यही जिंदगी नहीं है। मतलब ये जिंदगी का मतलब जहां पे मैं पहुंच गया हूँ या जिसको मैं पाना चाह रहा हूँ, शायद वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी सब कुछ है। जिंदगी में सिर्फ ब्लिस नहीं है, जिंदगी में सिर्फ हर्ष नहीं है, जिंदगी में सिर्फ उल्लास नहीं है। जो बाकी पार्ट भी हम जी रहे हैं जिंदगी में, जिसमें हम दुखी हैं, जिसमें हम परेशान हैं, जिसमें हम मुश्किलें झेल रहे हैं या जिंदगी के लिए फाइट कर रहे हैं, वो भी एक जिंदगी है। सब कुछ जिंदगी है। मतलब जो हम हैं और जैसे हम चल रहे हैं, चाहे सुंदर दिखना, बुरा दिखना, मतलब वट एवर इट इज, जो भी सब कुछ है वही जिंदगी है। कुछ सिर्फ हर्ष, उल्लास, ब्लिसफुलनेस, मेडिटेशन, मी टाइम, गुड टाइम, सॉल्टिट्यूड, पीसफुलनेस, जहाँ पे हम लोग सब कुछ है, सिर्फ वही जिंदगी नहीं है। जिंदगी में बाकी भी है जो हम सिर्फ बोलने को ये वर्ड्स अच्छे हैं, और पता नहीं क्यों हम लोग सिर्फ इनकी सर्च में ही लग जाते हैं। मेरे को लगता है इनकी सर्च भी स्टूपिड है। क्योंकि अगर अल्टीमेटली जब हम इनको पा भी जाएंगे ना, अगर आप मेडिटेशन भी पा लेंगे, हालांकि मैंने तो इतनी की नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा ब्लिसफुल भी बन जाएंगे, जो भी कुछ बन जाएंगे, वहां पे जाके भी आपको यही एम्प्टी लगेगा। आपको यही लगेगा कि सिर्फ यही या इसी का नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो भी था जो मैं पहले जी रहा था, या जिंदगी ये भी है, और भी बहुत कुछ है। सब कुछ जिंदगी है। बस इतना ही, इसके बाद तो बाकी सबने बता ही दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सुनील जी, इंटरेस्टिंग होगा, आपसे जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप बताइए। म्यूट, अनम्यूट हो जाओ।
आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो मेरे हिसाब से इसका मतलब है कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ का मतलब कि ये एक अवसर है हमें मिला हुआ, ये इसको हमें अवसर की तरह ही मानना चाहिए बस सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। थैंक यू सर। क्या बात है। अब एक रीटा जी भी मुझे दिखते हैं, रीटा चावला जी, अगर आप आना चाहें तो अपने व्यूज रखना चाहें तो मैं खोलता हूँ। रीटा जी ठीक है, आई गेस वो अभी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब प्रेम जी मेरा प्रयास स्वीकार है। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही पेचीदा है, सबने अपने आंसर दे दिए हैं यहाँ पे, हमने सबको सुन लिया, सबके लाइफ के अलग मीनिंग्स भी हैं। तो थोड़ा अपने क्वेश्चंस भी के अभी जैसे डॉक्टर प्रशांत ने भी बीच में उठाए थे बीन के भी, तो आप किस तरह से समझते हैं जिंदगी को? आपने तो बहुत गहरे में देखा है इस जिंदगी को, क्या इसका कोई मतलब है भी या मैं थोड़ा सा कंक्लूजन समझना चाहूंगा आपसे। किन किन लोगों ने क्या क्या कंक्लूड किया, थोड़ा सा आप मुझे बता पाए तो। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। देखिए कंक्लूजन में किसी के लिए तो एक एम्प्टी बाउल है जिसमें कुछ आ रहा है, नमक आ रहा है और ये आ रहा है, वो करता जा रहा है। स्वामी जी के लिए तो वो मीनिंग देख अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। दिनेश जी के लिए दो लाइफ डिवाइड हुई हैं, एक्सक्यूज एक्सक्यूज विजय सर मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे ये कहा कि वो ढूंढ नहीं पाए हैं, ये मेरे लिए प्रश्न ही नहीं रहा है। अरे हाँ हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश जी के लिए लाइफ दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, जब वो अनकॉन्शियस था वो कॉन्शियस हो गए हैं, कॉन्शियसली लिविंग उनके लिए एक पर्पस है अभी। और बाकी जितने दिन अल्टीमेटली जिए जा रहे हैं, जो दिख रहा है जो कर रहे हैं, लेकिन जो मीनिंग है सबके लिए अलग अलग ही रहा है। आपके लिए आपके पर्सपेक्टिव से, आपकी दृष्टि से पहले आपका सुनना चाहेंगे हम। ठीक है मैं लास्ट में। ओके हाँ ठीक है। देखिए अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो बहुत पहले ही मुझे बचपन से ही अजीब लगता था कि अगर मर ही जाना है तो करूं क्यों। और मैं ये अपने आसपास के जानवरों को देखता था, गाय मच्छर ये वो, तो इनकी सोचता था कि इनकी मीनिंग क्या है, सिर्फ जीना और मर जाना वो भी इतना बुरा। तो वहां से थोड़ा नीरसता पैदा हुई कि मीनिंग है क्या इसके अंदर। अल्टीमेटली मुझे लगा कि क्या ये खेल थोड़े टाइम पे है, तो अगर खेल है तो दूसरे खिलाड़ी भी होंगे और थोड़ा टाइम फ्रेम तो है, खेल का टाइम फ्रेम होता है। तो ढूंढना चाहा ठीक है, अब दूसरे खिलाड़ी ढूंढने गए, दूसरे खिलाड़ी ढूंढे, और जब मैंने इस खेल को देखा तो हर कुछ चेंज हो रहा था। तो अल्टीमेटली मैं कंक्लूजन पहुंचा इसी जो यूनिवर्सल तो फॉर्म कि मजाक चल रहा है, मैं जिसको चाहता हूँ वो ज़्यादा देर दिखता नहीं है, जिसको पाना चाहता हूँ वो और दूर चला जा रहा है, और जब तक मुझे उस चीज़ को पा लेता हूँ तब उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। तो भागने की निरंतरता पैदा होती है इसका मीनिंग ढूंढने के लिए। तो जब कुछ हार गया मैंने सोचा चलो खेलने वाले को ढूंढते हैं, जो मैं ही था इस खेल को। जब मैंने खुद को ढूंढा वो खेल ही समाप्त हो गया। समझ आ गया कि ये खेल कभी था ही नहीं, सिर्फ एक धारा है जो बहती जा रही है और उस धारा को देखते हुए जाना, क्योंकि धारा भी सच नहीं है, सिर्फ सच मैं ही हूँ जो धारा को देखता जा रहा है। बस देखना सच है, लास्ट में समझ आया। और देखने वाला सच है, वाला भी नहीं बोल सकते, वाले अगर दो होंगे तो बोले, सिर्फ देखना ही बोलेंगे, सिर्फ देखना सच था। उसके बाद मीनिंग भी रह गया, मीनिंग ढूंढने वाला भी रह गया, क्योंकि मीनिंग ढूंढने वाला वो भी विचार ही था। हमने सर्च करते रहे मीनिंग, लेकिन हमने इस सर्च को क्वेश्चन कभी नहीं किया। जब इस सर्च को क्वेश्चन करने बैठते तो सच भी रह जाती है, सिर्फ रह जाते तो सिर्फ
आप। और जब आप खुद रह जाते हो और खुद में रह जाते हो तो बस और कुछ नहीं होता। एम्प्टीनेस जिस ग्रुप का नाम है, खालीपन। और वो खाली नहीं है, वो पूर्ण है, क्योंकि वो पूरा पूर्ण है अपने आप में। क्या भरोगे खाली में? खाली तो खाली। मेरे लिए तो बस यही था, बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। आपका माइक बंद है प्रेम जी। ओके, ठीक है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। यस, मुझे लगता है क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। पर्पस ऑफ लाइफ की बजाय जर्नी ऑफ लाइफ कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। मैं क्वेश्चन को चेंज इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम व्यूज को दो तरह से देखें, हमारे दो व्यूज रखें अगर हम, एक तो इंडिविजुअल और एक एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंस किसी और तरह से काम कर रहा है और हम किसी और तरह से कार्य कर रहे हैं, हम उसी के अंदर हैं। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि लाइफ के पर्पस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इंडिविजुअल की पर्पस की बात करते हैं। ये हो सकता है कि हम किसी ने अपनी अपनी यात्रा में, हम अलग अलग स्तरों पर होते हैं, कि अपने अलग अलग पर्पस बनाए हों अपने जीवन के। किसी का पर्पस है अपनी किसी इच्छा के साथ जाना, किसी का पर्पस है बस अपने जीवन को जीना, किसी का पर्पस है कुछ परमार्थ के लिए कार्य करना। तो हम अपनी अपनी चेतना के स्तर पर हम अपने अपने जीवन के उद्देश्य बना सकते हैं या समझ सकते हैं कि ऐसा है। और एग्जिस्टेंस में ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत पुराना प्रश्न है, जिससे मनुष्य ने सबसे पहले, किसी ऋषि ने, किसी योगी ने, किसी एक उन्नत चेतना ने सबसे पहले अगर कुछ खोजा तो सबसे पहले यही सोचा कि मैं क्यों हूं यहाँ पर, ये चल क्या रहा है ना। तो बहुत गहरे में जाते 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 देखा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो पूरा लाइफ है ना, उसको कुछ फोर्सेस रेगुलेट कर रहे हैं। लाइफ के कुछ फोर्सेस ही उसको रेगुलेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने दो तरह के लोगों के बारे में बात की थी, एक लोग जिनकी अपनी विल आ गई है और एक लोग जिनको नेचर के फोर्सेस चला रहे हैं। आप लोगों को याद होगा। तो अल्टीमेटली समझ में आता है उन्हें, और वापस पीछे जाते हैं देखते हैं कि यहाँ दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं, दो एग्जिस्टेंस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो भी कहने के लिए दो हैं, कैटेगरीज बना दी हैं समझने के लिए। उसको डिफाइन करना मुझे लगता है आवश्यकता भी नहीं है डिफाइन करने की कि एक है कि दो हैं, बस कैटेगरीज दो बनाई हैं ताकि हम समझ सकें। तो योग का एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, हम सभी ने सुना होगा। सांख्य शास्त्र में इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है कि दो एग्जिस्टेंस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एक तो विजय जी आपने कहा कि एक देखने वाला है, एक चेतना, और दूसरे को कहा नेचर, त्रिगुण। अगर एक योगी की दृष्टि से देखें तो नेचर जो है चेतना के इर्द गिर्द डांस करती है, उससे ही सारा मैनिफेस्टेशन होता है और ये यात्रा शुरू हो जाती है। तो पर्पस तो नहीं है, जर्नी है, हैपनिंग। फर्स्ट ये हैपनिंग है, दूसरा एक जर्नी है। नेचर के कौन से गुण कौन से समय पर आके कौन सा
मानना चाहते हैं ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन हाँ, एक बात है जो कि जिन लोगों ने अपने अंदर जाके देखा, एक बात तो पक्की है कि एक गंतव्य है, एक जर्नी जरूर है, पर्पस नहीं है। ऐसे समझेंगे कि हैपनिंग को समझते हैं, अगर दो केमिकल्स आसपास में आते हैं तो कुछ रिएक्ट होगा, है ना, कुछ रिएक्शन होगा, उससे कुछ हैपनिंग होगी। द सेम वे द कॉन्शियसनेस एंड नेचर के फोर्सेस आसपास में मिलते हैं, एक दूसरे के संयोग में आते हैं और कुछ हैपनिंग होती है और इतना बड़ा क्रिएशन हो जाता है। तो ये तो हो गई हैपनिंग। अब बात करते हैं कि नेचर के कुछ गुण होंगे और चेतना के, कॉन्शियसनेस के कुछ गुण होंगे, अपने अपने दोनों के। नेचर के अंदर 3 गुण हैं, त्रिगुणात्मक बोलते हैं हम इसे। मैं थ्योरी में आऊंगा पहले, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल में आऊंगा। त्रिगुण का मतलब सिंपल सा है, कुछ फोर्सेस। अगेन वो हमने कैटेगरीज बनाई हैं समझने के लिए। किसी के अंदर सात्विक फोर्स है, किसी पर्सन के अंदर, तो उसके जीवन का पर्पस जो है कोई सात्विक हो जाता है। किसी की सेवा करना, मानवता के लिए कार्य करना, प्रेम करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना। तामसिक है तो थोड़ा सा अंधेरे में रहेगा, वो अपनी लाइफ के लिए भी शायद इतना ना कर पाए कुछ, या किसी फोर्स के नाते, कोई डिजायर के नाते, कोई भी फोर्स लाइफ में। ये भी हो सकता है कोई डिजायर भी ना हो, जिस समय जो फोर्स आए उसके पीछे चल दे, वो पतंगे की तरह जहां हवा ले जाए, है ना। तो उस व्यक्ति का जीवन का पर्पस वो उसको डिफाइन कर सकता है, एक्चुअल में क्या है वो भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है, उस नेचर के अंदर एक कॉन्शियसनेस भी है। अब अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सीड को डाला जाता है एक खेत में, उसको सब कुछ उपलब्ध होता है जो कि उसके मैनिफेस्ट होने के लिए आवश्यक है, और वो एक टाइम फ्रेम में मैनिफेस्ट हो जाता है। एक पौधे के रूप में, फिर एक पेड़ बनता है और एक वृक्ष का आकार लेता है। द सेम वे एक कॉन्शियसनेस नेचर के साथ इन्वॉल्व हो गए। अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, बाद में हम पूरे में आएंगे, ठीक है। नेचर और कॉन्शियसनेस दोनों मिलते हैं, कुछ समय तक नेचर के फोर्सेस चलाते हैं। एक निश्चित टाइम फ्रेम में कॉन्शियसनेस को खाद मिलती है, मिलनी है। ये भी नेचर का ही, ये एग्जिस्टेंस का मैं कहूं, दोनों ही है जिसमें कि नेचर और कॉन्शियसनेस। तो वो फिर जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है और धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, और वो अगेन कंप्लीट कॉन्शियस होने की जर्नी में, जहाँ की वो फिर जानने लगता है कि अच्छा, कुछ नेचर के फोर्सेस हैं जो मुझे रेगुलेट कर रहे हैं, मैं तो हुई नहीं, नेचर के फोर्सेस काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, इसके पीछे एक देखने वाला भी है, जहाँ नेचर के फोर्सेस काम नहीं करते हैं। और फिर वो अगेन नेचर और कॉन्शियसनेस दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और ये जर्नी का गंतव्य है, ये डेस्टिनेशन है। तो वापस प्रश्न पर आते हैं। तो ये जो इतना बड़ा क्रिएशन है, यही 2 तरह से हो रहा है। यहाँ नेचर मैनिफेस्ट हो रही है, अपना खेल खेल रही है, कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रही है, उसके सीड हमारे अंदर हैं, वो जागृत हो रही है, हमारी भाषा में कहें तो वो डेवलप हो रही है। और एक दिन कॉन्शियस होते 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 नेचर के खेल समझ में आ जाते हैं, फिर वो नेचर प्ले करना बंद कर देती है। तो ये डेस्टिनेशन हो गया, और सारा एग्जिस्टेंस इस तरह से ही कार्य कर रहा है। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग चेतनाएं, चेतना के अलग अलग स्तरों पर हैं, और वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, कुछ हैपनिंग हो रहा है, जस्ट प्ले। हमारे लॉजिकल माइंड के लिए पर्पस हो सकता है,
हम लॉजिकली एक पर्पस बना सकते हैं, वी आर वेरी टाइम कॉन्शियस। हम समझ सकते हैं कि ठीक है, मेरे जीवन का एक शॉर्ट टाइम फ्रेम है, मेरे लिए ये पर्पस है, मेरे लिए पर्पस है। हो सकता है वो भी हमारी अंदर के जो संस्कार है ना, उसके बेस पर होगा। हमारी चेतना कितनी विकसित हुई है उसके बेस पर होगा वो भी। लेकिन वास्तव में जीवन का पर्पस जीवन ही है, जीवन का कोई पर्पस नहीं है, बस एक हैपनिंग है। इसका गंतव्य हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए। तो जो एक गहरे में जाके जो समझ में आता है वो तो यही समझ में आता है कि नहीं, एक प्रपंच चल रहा है, प्रकृति और चेतना आपस में खेल रही हैं, और कुछ समय तक प्रकृति में चेतना खो जाती है, फिर एक दिन पार हो जाती है उससे, समझ जाती है कि हाँ प्ले था, तो फिर वो उससे भी मुक्त हो जाती है। गहरे से तो इतना ही समझ में आता है। बस बहुत खूब। अब हम डिस्कशन को ओपन करेंगे, तो को जो टाइम कंसेप्ट से जाना चाहता है वो जा सकता है, बाकी हम डिस्कशन करते हैं। स्वामी जी, आपने हैंड रेज किया है, आप प्लीज जी अपना जी विजय। रखिए व्यू। जैसे प्रेम सर बोल रहे थे, प्रेम प्रभु जी जो सर हैं हमारे, इन्होंने एक बात की कि हम दो तरह से जी सकते हैं। एक एग्जिस्टेंशियल हो गया, जो एग्जिस्टेंस एक इंडिविजुअल से बात की। तो मैंने पिछली बार भी बात की थी, फिर मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ डॉक्टर प्रशांत अगर अवेलेबल हैं, या डॉक्टर दिनेश या डॉक्टर हरी जी हैं यहाँ पे। डॉक्टर हरी जी ने माइंड के तल पे काफ़ी कुछ पढ़ा है, सुना है और प्रैक्टिकली जिया भी होगा। डॉक्टर प्रशांत जी ने बायोलॉजिकल सारा कुछ सिस्टम जानते हैं, डॉक्टर दिनेश हैं, डॉक्टर गौरव हैं। तो मैं छोटा सा यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ बात कि अभी तक हमारी मेडिकल साइंस ने, जहाँ हमारे साइकोलॉजिस्ट ने, हमारे जो हैं, उन्होंने ये तय किया है कि ये हमारी 5 सेंसेस हैं और ये मेजर सेंसेस हैं और ये ऐसे ऐसे काम करती हैं, और ऐसे ही हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम हैं 7-8 जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही कुछ सिस्टम है। तो हमारा जो भी खेल चल रहा है, जो भी हम ये फ्री विल, डेस्टिनी, पर्पस ऑफ लाइफ, ये ब्लेसफुलनेस, जो भी हमारा ये सब खेल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं 5 सेंसेस में ही चल रहा है कि इसके बाहर चल रहा है। अगर ये 5 सेंसेस में ही चल रहा है तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या अभी हम बॉडी के टोटल पोटेंशियल को या हमारी सेंसेस के टोटल पोटेंशियल को जानते हैं। अगर हम नहीं जानते तो हो सकता है कल हमें ये पता चले कि जिसको हम एग्जिस्टेंस कह रहे हैं वो हमारी सेंसेस का ही वास्ट रूप है। फिर हम अभी अपने आप को कंडेमेंट क्यों करें, ये मुझे समझ में नहीं आती। बॉडी के 7-8 सिस्टम बनाए हैं, वो इंटररिलेटेड हैं अपने आप में, कि उसमें एक सिस्टम खराब होता है, अगर किडनी खराब होती है तो देर सवेर हार्ट भी खराब होगा, दिमाग भी खराब होगा, बाकी चीजें भी खराब होगी। तो जिसको हम एग्जिस्टेंस अलग से मान के, इंडिविजुअल और एग्जिस्टेंस को हम सेपरेट करके जिसकी हम बात करते हैं, एक तो जैसे एक डॉक्टर की एक लैंग्वेज है, डॉक्टर को उसी सेंस में ही बोलना है, उसकी एक अपना तरीका है बोलने का, उसका एक तरीका है लोगों को समझने का। एक साइकोलॉजिस्ट का एक अपना तरीका है। स्पिरिचुअलिज्म से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अगर डेस्टिनी की बात नहीं करेंगे, परमात्मा की बात नहीं करेंगे, एग्जिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर कोई मेडिसिन की बात ना करे तो उनको बकवास माना जाएगा। तो हमने एक एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया है एग्जिस्टेंस के स्पिरिचुअलिज्म के नाम से, मेडिकल साइंस के नाम से, सोशल होने के नाम से एक तरीका हमने अडॉप्ट कर लिया। तो फिर वो हमारा तरीका हमारी ये सारी बकवास को जन्म देता है कि क्या पर्पज है लाइफ का, क्या पर्पज नहीं है। अब तक आप विजय सर हैं, जैसे ये मेरे ख्याल में 40-45 साल के आसपास होंगे आप भी, कि कम में, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता जितने भी हैं आप।
तो अभी तक जैसे मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मैं 50 साल की उम्र में मुझे लाइफ का पर्पस का ना सवाल उठा, ना मुझे ये पता है कि इसका कोई पर्पस है या नहीं है। अब स्पिरिचुअलिज्म में चला जाता हूँ, संख्या योग पढ़ लेता हूँ, या मैं गीता से कोई 4 लाइनें पढ़ लेता हूँ। वो कृष्ण जी मुझे, वो कृष्ण का रहा होगा, कृष्ण जी ने जाना होगा, उनका अनुभव रहा होगा, उसको हम डिनाई नहीं करते, उनका इंडिविजुअल रहा होगा। बट अब मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखूं कि ये मेरी भी लाइफ का पर्पस यही है, क्योंकि संख्या योग में लिखा है, ये गीता में लिखा हुआ है, ये कुरान में लिखा हुआ है, या ये ओशो ने कह दिया, या किसी साइकोलॉजिस्ट ने कह दिया। तो फिर मैं क्या करूं? मैं सिर्फ इनको फॉलो करने के लिए, इनके तरीकों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए आया हूं। अगर हम पर्पस की ही बात करनी है तो कि मेरी जीवन में कोई दुख आया तो गीता पढ़ने भाग के चला जाऊं, अगर सुख आया तो भाग के कहीं मैं में चला जाऊं, तो मैं इसी काम के लिए रह गया फिर। तो मेरा ये मानना है कि एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिसको हम ये कह रहे हैं कि डेस्टिनी काम करती है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये डेस्टिनी नहीं है, ये बेसिकली मेरी सेंसेस का ही वास्ट रूप है। और ऐसे ही बायोलॉजिकली, ऐसे ही साइकोलॉजिकली। तो हम जितनी भी डेफिनेशन इधर से उधर से देते हैं, कहीं मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं तो हम अपने जीवन के संबंध में बहुत कम बात कर पाते हैं। मुझे विजय सर को कुछ अगर समझाना है तो अगर मैंने गीता का रेफरेंस नहीं दिया या ओशो का रेफरेंस नहीं दिया तो उनको बात हजम नहीं होगी। अगर मैंने हरी सर से कुछ कहना है तो मुझे किसी ना किसी रेफरेंस को ढूंढना, अगर अपनी वाइफ को कुछ समझाना है तो मुझे अखबार उठा के देनी पड़ेगी कि ये देखो फलां एक्टर ने भी ये कहा है, तो वो यकीन करेगी। सीधे सीधे मुझ पे उनको विश्वास नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस डायमेंशन में आप कभी जरूर सर देखना कि क्या हमारी जो 5 सेंसेस हैं ये इनफ है अभी तक का एवोल्यूशन। जैसे एवोल्यूशन से मुझे याद आया, एवोल्यूशन एक मूवी इंग्लिश की मैं देख रहा था, उसमें वो साइंटिस्ट लैब में एक सेल लेके जाता है और वो बड़ा खुश होता है जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है कि ये एक सिंगल सेलुलर कोई लिविंग यूनिट है। तो वो अपने दोस्त से रात भर सुबह जब वो लैब में आता है तो लैब की शीशे के दरवाजों के नीचे से भी वो ऑर्गेनिजम्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाता है तो वो देखा ये तो मल्टी सेलुलर है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी हमारा सेंसेस का ज्ञान भी अधूरा है, अभी कहीं ना कहीं काफी कुछ अधूरा है, कंप्लीट नहीं है अभी। फॉर द टाइम बिंग, जैसे सर प्रेम सर ने कहा कि हम नाम दे लेते हैं समझने के लिए कि चलो ये इंडिविजुअल है, ये एग्जिस्टेंस है, ये स्पिरिचुअलिज्म से संबंध है, ये मेडिकल साइंस से, ये नाम दे लेते हैं अपनी अपनी डायमेंशन से। बट हमें अपने आप को अगर टोटलिटी में ही एक्सेप्ट करना है तो हमें टोटलिटी में ही एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है, ऐसा मुझे समझ में आता है। ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। बाकी अगर कोई और मुझे कुछ शेयर करना चाहता है तो मैं अवेलेबल हूँ। प्रेम जी आपको अपना व्यू रखें। जी अमनदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं उनकी भी सुन लेता हूँ। मतलब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। जब प्रश्न ये डाला गया था तो मैं हंसा और मुझे बहुत हंसी आई, तो मैंने सोचा कि इतना क्यों हंसा, कि क्या कारण है कि मैं हंस रहा हूँ, और मतलब ऐसा क्या फनी है इसमें। तो मेरे को यही समझ में आया कि इट इज लाइक मैं एक छोटा सा हूँ इस यूनिवर्स में, और मैं इस यूनिवर्स का कुछ भी हिस्सा नहीं हूँ, इतना छोटा सा माइंड, और मुझे यूनिवर्स जानना है। यूनिवर्स को मैं डिफाइन करूँ, मैं इससे पैदा हुआ हूँ, मैं इसका कण मात्र नहीं हूँ, बट मैं इतनी पावर रखता हूँ कि मैं इसका मीनिंग निकाल सकूं। मुझे हंसी इस बात पे आई कि लाइफ इतनी वास्ट मुझे नजर आती है, जो मैं देख पाता हूँ इतना प्रगाढ़ नजर आती है कि इट वुड बी हार्ड, लाइक एक सन मेरे ऊपर आके खड़ा हो गया है और मैं उसका एक कोना ही देख पा रहा हूँ, और फिर मैं उसको डिफाइन करूं कि ये कैसा होगा, सिर्फ एक कोना देख पा रहा हूं मैं। तो मुझे हंसी इस बात की आई कि मैं लाइफ को कैसे डिफाइन करूं। लाइफ इतनी प्रगाढ़ है, इतनी बड़ी लाइफ है, इतनी वास्ट है,
उसको मैं डिफाइन करूं तो वो इस बात से जस्ट आई वांटेड टू शेयर कि मुझे इस बात की हंसी आई कि मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। हाउ मेरे पास क्या टूल है या मेरे पास क्या मेरे इंटेलिजेंसिया है कि मैं उसको डिफाइन करूं जिसका मैं सिर्फ एक कण मात्र हूं। ठीक है, सुंदर। अमनदीप जी का प्रश्न पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। रिसर्च में हम एक सैंपल साइज लेते हैं, अगर हमें मास पॉपुलेशन को कुछ जानना हो उसके गुणों के बारे में, एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम लोग। वहां पर कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, बट एग्जिस्टेंस में एक सिंगल सैंपल साइज ही काफी अपने आप में समझने के लिए पूरे एग्जिस्टेंस को। अगर एक व्यक्ति कहता है मैं ब्रह्म का रूप हूं, तो ये केवल थ्योरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, आते हैं और आते रहेंगे, जो अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को जानते हैं, जिन्हें अपने अंदर के अनंत जो विराट जिसे बोलते हैं ना, उसे समझ लिया है, उसका कहीं कहीं एक्सपीरियंस कर लिया है। तो एक सैंपल ही अपने आप में काफी है पूरे सार को समझने के लिए। मैं थ्योरी में वैसे तो नॉर्मली जाता नहीं हूँ, कई बार जाना पड़ता है। इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि इतने बड़े टॉपिक के बारे में अगर बात कही जा रही है, अगर केवल अपना ही रेफरेंस दिया जाए अपने अनुभवों का ही, तो कई बार हो सकता है बातें ना पची और श्रद्धा हो भी नहीं सकती। आपने कहा ना हम छोटे से कण हैं, इतने बड़े एग्जिस्टेंस के बारे में अगर कोई बात कही जा रही है, कोई बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है, तो ये स्वाभाविक है इसमें श्रद्धा ना हो। इसलिए अगेन उन लोगों का रेफरेंस भी देना पड़ता है साथ में, जिन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। रेफरेंस केवल इसलिए नहीं देना पड़ता कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उन्होंने ही एक्सपीरियंस किया है। ये भी संभव है कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और उनकी भी बात को पुष्टि के लिए बात कही जा रही है कि ये एग्जिस्ट करता है। रही बात एक्सेप्ट करने की और डिनाई करने की, तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम एक्सेप्ट करें या डिनाई करें। मैं कह रहा हूं अगर हैं क्षमतावान तो उतरें, उस प्रोसेस को फॉलो करें जो उन लोगों ने फॉलो किया था, उतरें ध्यान में, साधनाओं में, उस सत्य को जाने, खुद से अनुभव में लाएं, फिर डिनाई करने के हम अधिकारी होते हैं। द सेम वे एक्सेप्ट करना भी आंखें बंद करके एक्सेप्ट करने से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। अगेन पुरुषार्थी बन के अंदर जाएं, इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ कहने के अधिकारी हम तभी होते हैं। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि वो लोग हमेशा एग्जिस्ट करते थे जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया अपने इनफाइनाइट होने को, आज भी एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे। एक सूत्र हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि का मैं इसलिए दे रहा हूं, वो थे असली मनुष्य जो कि जीवन की खोज में जाते थे। हम तो केवल बातें करते हैं, हमारे पास बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी स्वामी जी, एक्सक्यूज मी, Yes. मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज डीमोरलाइज मत करें। वो असली थे, हम नकली हैं, ये शब्द मुझे जचता नहीं है। प्लीज 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 प्लीज, हम अपनी बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सुंदर लोग हैं यहाँ पर जितने भी हैं। जी जी, नॉर्मली बातें हाँ, कर रहा हूं। बस इतनी सी बात है। जी, मैं नॉर्मली इसलिए बातें कर रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कितनी सारी बातें होती हैं आध्यात्मिक, कितनी 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 बातें होती हैं, और एफर्ट्स कितने लोग करते हैं? कितने लोग 20 मिनट जो है अपने आप अंदर जाने का प्रयास करते हैं, शांति से बैठ के कुछ चिंतन करने का प्रयास करते हैं, कुछ शांत होने का प्रयास करते हैं, अपनी भावनाओं से, अपने मन से थोड़ा दूर जाने का प्रयास करते हैं। कितने % लोग हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों ने बातें कही ना, मैं गर्व करता हूँ पूर्वजों पर। वो लोग बहुत पुरुषार्थी थे, उन लोगों ने कितना तपाया अपने आप को, तब जाके जीवन के सत्यों को हमें दिया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके, क्या नाम है, आने वाले उनके बच्चे हैं। लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने इतने बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दिया और धारणा दी हमें। उन्हें एक हाइपोथेसिस दी कि दिस कैन बी, दिस कैन आल्सो एग्जिस्ट, और हम उस पर फिर प्रयोग करें। मैं मास्टर, पहली बार मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं मास्टर्स इन जेनेटिक्स हूँ। मैंने डीएनए फ्रेगमेंटेशन और डीएनए रेप्लिकेट किया है लैब में।
this is the minute, very minute thing. Sometimes I have seen under the electron microscope, वो है हमारे वहाँ पे फैसिलिटी यूनिवर्सिटी में। मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैं साइंस से जुड़ा हूँ, और मैं हैरान, आप मानिए स्वामी जी, कि साइंस ने जो आप सैंपल साइज की बात करी ना, वो बड़ी प्यारी बात है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं पहले एक छोटी सी लाइन में आपका मतलब शेयर करना चाहूंगा कि संसार में सभी मार्ग रिस्पेक्टेबल हैं, जिन्होंने चले वो भी रिस्पेक्टेबल हैं, जिनको जो समझ में आया वो भी रिस्पेक्टेड है। बट मुझे जिंदगी का मतलब तो मुझे नहीं समझ में आया, और ना मैं समझना चाहता। इतनी बात समझ में आई है, वो मेरा मार्ग होगा, वो किसी का दिया हुआ मार्ग। मतलब मैं उधार लेके कोई भी काम नहीं कर सकता इस पृथ्वी पे। कोई चीज मेरी लाइफ में आएगी, मुझे ही देखनी पड़ेगी, मुझे ही जीना पड़ेगा, नंबर 1। और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि चाहे मैं साइंस के उस डीएनए लेवल पे स्टडी करी और वो इतनी गहरे में देखने का मौका मिला, एक चीज पक्की समझ में आई कि जो हमारी साइंस और जो सैंपल साइज और जो हम ये बात करते हैं साइंस की भी, हमारी साइंस में आप बड़ी फनी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, आज हमने जो डिस्कवर किया कल हमें उसको डिनाई करना पड़ता है। ये मैंने कहा ना, लिमिटेशन साइंस की। लिमिटेशन नहीं okay. मैं आपको, आपने लिमिटेशन एक वर्ड बोला, मैंने ध्यान से उसको सुना। लिमिटेशन नहीं बोलूंगा, आप बड़े हैरान होंगे, मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड डिनायल। लिमिटेशन नहीं, वी हैव टू डिनाई। एटम जब डिस्कवर हुआ था, एटम मींस लैटिन में वर्ड मतलब बोलते हैं कि विच कैन नॉट बी कट। आज हिग्स और बोसन पार्टिकल, गॉड्स पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ डिनाई नहीं कर रहा, मैं कुछ डिनाइल में नहीं हूं। द ओनली थिंग आई एम सेइंग इज कि जो आप लिमिटेशन बोल रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि जितना हम जानते हैं हमें डिनायल मोड में आना पड़ता है। वही मतलब वही हुआ, सेंस वही हुआ, सेंस वही हाँ, हुआ। डिनायल मोड में आना पड़ता है कि ये सच नहीं था। आज एग्रीकल्चर स्कूल में मैं देखता हूँ, जो मैंने डिस्कवर करके आदमी ने ईगो खड़ी करी, पहाड़ खड़ा करिया, किताबें लिखी हुई हैं साइंस की मेरी लाइब्रेरी 1.5 लाख किताबों से भरी पड़ी है। उसको आग लगाने वाली सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि उसकी वजह से आज जो सॉइल है वो डिटीरियोरेट होगी। आज वो सदगुरु घूम रहा है जगह जगह पे, और किसी समय 1970 के बाद जब ये सारा रेवोल्यूशन आया, उसके बाद हम झंडा गाड़ रहे थे कि हमने तो ग्रीन रेवोल्यूशन ला दी, आज रो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक लिमिटेशन नहीं, एक सेंस ऑफ डिनायल, हाँ, एक इक्विलिब्रियम में मुझे समझ में आता है कि मैं रह सकता हूँ। आई कैन, मेरी इतनी सी क्षमता है कि इस बहते हुए दरिया में सिर्फ मैं इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता हूँ। मेरे अंदर शायद थोड़ी बहुत क्षमता है, इससे ज्यादा मैं इसके बारे में बोल पाऊं और कह पाऊं, मेरी अंदर से आज्ञा भी नहीं आती कि तू बोल इसके बारे में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम जितने लोग हैं, हमारी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जिनको मिला और जिनको सब देखने को मिला और उन्होंने शेयर किया, उनकी मजबूरी रही होगी, उन्होंने शेयर किया। बट आज मैं ये भी जानता हूँ कि वो मजबूरी रही होगी, क्योंकि शेयर करने के लिए शेयर जो किया जा सकता है वो सिर्फ झलक है, बाकी जो चलना है, अगर आज मुझे मतलब भी समझ में आ जाए, जीना मुझे ही है। मैं आपके समझ के हिसाब से जिंदगी नहीं चला सकता। गाड़ी मेरी है, ड्राइवर मैं हूं। उसने वहां फाइट करी थी रणभूमि में, मेरी फाइट यहाँ डॉक्टरों के साथ है, यहाँ एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्टों के साथ है, बड़े बड़े लेक्चर, वहां मेरी लड़ाई चल रही है। मैं उसकी चीजें हल्की सी ग्लिम्प्स ले सकता हूँ, बट आई कैन नॉट बोरो, उधार नहीं ले सकता। हम लोग स्वतंत्र हैं चलने के लिए। अमनदीप जी, हम लोग एग्जिस्टेंस में हम किसी पाथ को फॉलो करें,
किसी बात को फॉलो ना करें, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं और हमें होना भी चाहिए। जी बस स्वामी जी, सिर्फ यहाँ एक पे बात मैं भी है। थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें, इकट्ठा ही प्रश्न आप उत्तर दे देना। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी साधना की, हम 15 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठ नहीं सकते। तो मेरे जीवन में हजारों लोग आए जिनको मैंने मेडिटेशन दिया, मेडिटेशन सिखाया भी। तो एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि जो आदमी जितना ज्यादा कमीना हो गया है उसको उतना ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ती है। जो आदमी जितना सरल होता है, जितना आराम से होता है, उसको कोई भी किसी साधना की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरा 25-30 साल का, मैं 17 साल का था, तो 31-32 साल का तजर्बा जो मुझे मिला, उसमें मुझे ये समझ में आया कि जो जितना आदमी उलझा हुआ होता है उसको उतनी ज्यादा साधना की जरूरत पड़ती है। जी, अब आप बात कीजिए। जी, सुंदर। बहुत सुंदर। जरूरत की बात नहीं है स्वामी जी, बात है ना कि एक्सपेरिमेंट की। अगर कोई व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जीवन के साथ, जीवन से संबंधित प्रश्नों को अगर कोई खोजना चाहता है, तो उसके लिए कुछ मीडियम बनाए। हाँ, एक सेकंड यहाँ पे, जैसे मैं मेडिकल साइंस से संबंधित लोगों के साथ में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो हमें सारी बुक्स दी जाती हैं पहले पढ़ने के लिए कि भाई ये थ्योरी है, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल करना है। जैसे अभी हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करना है। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट पहले ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमें पता है कि हमें ये कृष्ण जी इस जगह पे पहुंच गए थे, पतंजलि इस जगह पे पहुंच गए थे, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट करने का तो कोई समझ में नहीं आता मुझे। रिसर्च का मतलब होता है अगेन जो हमारे पास डेटा है उसको अगेन प्रूव करना, अगेन चेक करना, चेक रीचेक करना। एक होती है सर्च, एक होती है रिसर्च। अगर कोई किसी कंक्लूजन पर पहुंचा है, मैं सच में एक रिसर्चर हूं, तो मैं डिनाई तो नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा कि यस इट कैन बी पॉसिबल, लेट मी चेक इट अगेन अगेन एंड अगेन। क्योंकि जिसमें किसी कंक्लूजन पर, और खासकर जीवन से संबंधित बातें हैं, बाहर से संबंधित बातें हैं, उनको जनरलाइज किया जा सकता है। लेकिन जीवन एग्जिस्टेंस इतना वास्ट है, इतना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज लिए हुए है, इसको जनरलाइज करना इतना आसान नहीं और करना भी नहीं चाहिए बिना एक्सपेरिमेंट की। तो उसको रिसर्च करने के लिए किसी भी बात पर चलना आवश्यक है। या तो ठीक है, अमनदीप ने कहा मेरा अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता बहुत सुंदर। मैं तो कहूंगा जितने रास्ते खोजे गए वो तो रास्ते हैं ही, जो नहीं खोजे गए, जो रास्ते खोजे जाएंगे अंदर पहुंचने के, वो भी रास्ते होंगे। बस अब एक शर्त है, जिस रास्ते पर कोई होकर गुजरा हो, जिस पर रास्ते पर हजार हजार गुजरे हों, आपका टाइम बच सकता है, आपके एफर्ट्स बच सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना रास्ता क्रिएट करने जा रहे हैं तो संभावना है पूरी पूरी भटकने की। जरूरी नहीं कि रास्ता आगे जाके एंड होता हो, कहीं वो पहुंचता हो, वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ सकता है, अगेन दूसरा रास्ता खोजना पड़ सकता है। रास्ते 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 रास्ते। जी स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है ना? से तो मैं बात ये है, सहमत हूँ, बट मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा जहाँ पे कि ये सब पहले हम क्यों तय करें कि हम भटक सकते हैं, हमारा रास्ता ये मतलब दूसरे रास्ते से लोग गए हुए हैं तो वो आसान रहेगा, ये मुश्किल रहेगा। तो जब वो पहली बार गए होंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल ही रहा होगा, फिर क्या प्रॉब्लम थी उनको? हम तय नहीं कर रहे हैं, हम तय नहीं कर रहे हैं। आप एक रोड को पकड़ लीजिए, एक हाईवे बना हुआ है जो दिल्ली पहुंचाएगा यहाँ से, देहरादून से मुझे। जी, हाईवे के बीच में केवल ऐसा एक व्यक्ति को छोड़ दीजिए जंगल में, ना तो उसको डायरेक्शन का पता होगा, ना तो उसे क्या नाम है ये पता होगा रास्ते में आगे मुझे साफ सुथरा रास्ता मिलेगा कि नहीं, ना उसे पता होगा जंगल, खाई, नदी, झाड़ियां मिलेंगी, पता होगा नहीं, पता होगा कुछ भी नहीं पता होगा। पॉसिबिलिटी है पहुंच जाए, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि भटक जाए वो। द सेम वे जो पाथ्स बनाए गए हैं ना, ये जो पाथ्स बनाए गए हैं, ये कोई मतलब कि प्रिजुडिस नहीं है, प्री कंक्लूजन नहीं है ये तो बस एक्सपीरियंस है। आप एक डॉक्टर हैं, जी, किसी पहले डॉक्टर्स ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मेहनत करके एक एक सूत्र को जोड़ा, एक पाथ बनाया कि ऐसे सर्जरी हो सकती है, ऐसे ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसे प्रिकॉशन हो सकता है। आप उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो इजीली उसका हम लाभ ले पा रहे हैं। द सेम वे जो पाथ बनाए गए हैं वो उन हजारों लोगों की मेहनत है, जिन लोगों ने बार बार भटक के, बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके रास्ता बताया। हम पर निर्भर करता है हम ना चुने, उन्होंने हमें बाध्य नहीं किया,
हम अपना रास्ता चुने, हम अपने एक्सपेरिमेंट करें। ये तो बात है, ये तो खूबसूरती है। उनने हमें कभी भी बाउंड नहीं किया कि यस आपको यही करना है, इसी रास्ते पर होकर गुजरना है। उनने कभी हमें कुछ नहीं सिखाया कि नहीं यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नो, हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में, हमारे इन द सेंस, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ, लेकिन एक सत्य जो है वो मैं कह रहा हूँ। एक सत्य जो है वो मैं कह रहा हूँ, एक कल्चर जो ऋषियों का है, जो योगियों का है, जो हमारे पूर्वजों का है, बहुत कुछ संजो के गए हैं हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हम भटकने से बच जाएं। कम से कम एफर्ट्स में हम थोड़ा सा आगे गति कर जाएं। बात ये है। जी स्वामी जी, बस यहाँ पे एक ही बात है कि आप जिस भी बात को हमें समझाने के लिए तर्क की जरूरत पड़ती है, लॉजिक की जरूरत पड़ती है, वो बात सत्य नहीं हो सकती, ऐसा मैं जानता हूँ। क्योंकि देर सवेर मैं उसके अगेंस्ट तर्क खड़ा कर दूंगा और फिर समस्या वहीं की वहीं आ जाएगी। मैं एक बात कहूंगा स्वामी जी, देखिए डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारे इंटेंशन पर। मैं यहाँ पर अगर कुछ कहने आया हूँ तो मेरा सीधा सीधा इंटेंशन है कि मेरे जीवन में कुछ एक्सपीरियंस है, जी, मैं इधर से थोड़ा लिंक जोड़ के, उधर से लिंक जोड़ के, किसी को समझ में आती है तो मैं कहूंगा। निश्चित ही, बिल्कुल। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर समझने की बजाय तर्क करने के लिए कोई बातें की जा रही तो मैं नहीं कहूंगा, जी, क्योंकि समय और ऊर्जा बहुत कीमती है, मैं किसी और कार्य में लगाऊंगा। जी, तो तर्क और वितर्क करने के लिए बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है, लेकिन मुझे जी, लगता है हम सभी का एक ही इंटेंशन होना चाहिए, एक ही भाव होना चाहिए कि हम इस तरह से भी जीवन को समझ सकें, किसी दूसरे के अनुभव से भी समझ सकें, और थोड़ा सा क्या नाम है, आश्चर्यचकित हो सके, अरे ये भी एक सत्य है जीवन का जीने का, ये जी, भी एक सत्य है जीवन को देखने का। तो जी, बात तर्क और वितर्क की नहीं है स्वामी जी, हमारा इंटेंशन है, हमारा भाव क्या है। मेरा भाव जी। तो सीधा सीधा केवल एक्सपीरियंस शेयर करना है और कुछ भी नहीं है। नहीं, हाँ, स्वामी जी, डोंट टेक इट सीरियसली। नहीं मैं अब बता रहा विजय जी हूँ। ने हाथ खड़ा किया, और विजय जी अब देखें कि मैं आपने जो टाइम बढ़ाया उसका मजा कितना आ रहा है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैं इसमें ना एक ही चीज ऐड करूंगा, आप दोनों ना अपनी जगह दोनों सही हो। इसका एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा जब एक स्कूल जाता है, जी, उसको गणित भी पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है, जी, और साहित्य भी पढ़ाया जाता है। वो किसी ने पढ़ा है और लिखा है, अगर वो जी, खुद से स्टार्ट कर दे, मतलब खुद की जर्नी स्टार्ट कर दे, तो ना वो टाइम लंबा लगेगा। लेकिन किसी ने फाइंडिंग्स की है, थोड़ा सा जान के वो उसकी डेवलपमेंट उसमें करे, तो वो जी। भी है। तो आप दोनों अपनी जगह सही हो, अगर नहीं, खुद नहीं, से नहीं, क्वेरी नहीं स्टार्ट स्वामी, करें आप तब भी मतलब ठीक है, ये लेकिन वो सही, रेफरेंसेस भी चाहिए। जी, विजय सर, ये एक सही और गलत के लिए नहीं है, इट इज जस्ट शेयरिंग। ये हमने हाँ, सिर्फ मेरी शेयर भी किया। है। ये मतलब आप जैसे समझ रहे हैं, जैसे मैं भी समझ रहा हूँ, प्रभु प्रेम प्रभु जी भी समझ रहे हैं, अमन भी समझ रहे हैं, हरी सर भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं हम। ये शेयरिंग ही है। इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि स्वामी जी को भी थोड़ा बुलवाना है तो कुछ तो उकसाना ही पड़ेगा। अब मुझे भी कुछ बोलना है तो मुझे भी कोई घुसपैठ पैदा करनी पड़ेगी। और अच्छा तो ये है ना कि हम यहाँ पे अगर 10 लोग हैं तो आज यहाँ हम इसलिए मिले हैं कि हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, और कि हमें क्या करना है, या हम गलत रास्ते पे हैं या ठीक रास्ते में, जो भी हम करना चाहते हैं। तो इस डिस्कशन का बेसिक पर्पस तो इतना ही है ना। कोई और तो कोई बस क्वेश्चन पूछना चाहता है? डॉक्टर प्रशांत, हरी जी। जो बाद में डिस्कशन हुई मैंने बहुत एंजॉय किया। इस डिस्कशन के अंदर सबने मुझे दो शब्द नजर आए, दशा और दिशा। अगर हम देखें, हम सब लोगों ने ये देखा कि हमारे जीवन की दशा क्या है, और अगर आप सोच के देखो, ज्यादातर समय हम सब लोग सिर्फ दौड़ में लगे रहते हैं। जीवन की क्या दशा है उसके ऊपर हम पॉन्डर पॉन ही नहीं करते, उसके ऊपर हम विचार नहीं करते। तो जब डिस्कशन होती है तो आपको अपने जीवन की दशा भी दिखती है, और आपको ये भी नजर आता है कि आप अपने जीवन को क्या दिशा दे सकते हो। वो दिशा आप अपने प्रयास से भी दे सकते हो, और आप एक रेफरेंस पॉइंट भी ड्रॉ कर सकते हो कि अगर किसी और ने कोई एक रेफरेंस पॉइंट दिया कि मैं उस रेफरेंस पॉइंट से एक्सपेरिमेंट कर सकूं। जितनी भी हमारे वेरी आसपास की नाइस। जानकारी है, अगर आप सोचकर देखें, जी, तो वो सारी जो रेफरेंस, जितनी भी हमारे पास जानकारी है, वो कहीं ना कहीं हमने किसी एक रेफरेंस पॉइंट से ही ड्रॉ की है, और उस रेफरेंस पॉइंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके हम अपनी एक दिशा चूज करते हैं। तो हर वक्त दशा और दिशा, इस तरफ ध्यान देना मेरे ख्याल से जरूरी है। वेरी नाइस सर जी। बिल्कुल। हरी, डॉक्टर हरी, आप भी पूछना चाहते हैं कुछ?
डॉक्टर हरी लेफ्ट हो गया, मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे थे। जी ध्यान में चले गए, वापस आ गए ध्यान में। सर माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ है। मेरा प्रश्न प्रेम प्रभु जी से है। प्रेम प्रभु जी, आपकी बातें बहुत सुंदर हैं। जब आप बोलते हैं तो कम से कम मैं अपने बारे में अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरा चित्त और मन दोनों ही शांत हो जाते हैं और मैं बहुत ही तल्लीनता से आपकी बात सुनता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं कि आपका जो नाम है प्रेम प्रभु, इतना सुंदर नाम आपका वास्तविक नाम है या आपका स्पिरिचुअल नेम है? हाँ मैं बचना चाह रहा था इस प्रश्न से, आपने पकड़ ही लिया मुझे। मैं शुरू करता हूँ एक टीनेजर से। मैं एक नॉर्मल टीनेजर था और हाईली एनर्जेटिक, हाई एनर्जी पार्टिकल, उसमें से ही जो भी काम किया खूब तूफान उड़ाया सब जगह, है ना, सब कुछ किया एक बच्चे, नॉर्मल बच्चे की तरह। लेकिन एक घटना घटी जब मैं 17-18 की उम्र में आया, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या है जो बातें करते हैं, क्या ईश्वर होता है, क्या परमात्मा होता है, क्या अध्यात्म होता है। ये सारे प्रश्न मेरे अंदर जन्म लेने लगे उस समय अपने आप ही। और फिर मैं योग में आया। योग में मुझे लगा कि मुझे थोड़ा योग का एक कोर्स करना चाहिए छोटा सा। तो मैंने उसकी कुछ लेसन्स देखे। मैंने कहा अरे ये तो बिरले बने हैं, ये तो मेरे से संबंधित हैं, मुझे खींचते हैं अपनी तरफ। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी जॉब को क्विट किया। मैं उसमें एक जॉब में भी स्टार्ट कर दी थी मैंने उस समय से 2-3 साल से। और मैंने सोचा कि मैं जीवन का कुछ समय अब केवल और केवल अपनी चेतना के लिए दूंगा, उसको जानने के लिए, उन प्रश्नों को समझने के लिए जिन पे कि मेरा मन कहीं कहीं अटक रहा था। बार बार मेरे प्राण वहीं अटक रहे थे, बार बार मुझे खींच रहे थे उस तरफ। तो फिर धीरे धीरे मेरे साथ कुछ ऐसे होने लगा कि मैं चीजों में ना एकाग्र होने लगा अपने आप ही। मुझे ध्यान जैसा भी कुछ नहीं पता था, ध्यान जैसा कुछ होता है। बट मैं बैठता था, मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता था और मैं घंटों उसको देखते रहता था। मेरे साथ कुछ ऐसा घटने लग गया। और ना ही मुझे उस समय कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझे बताता कि ध्यान कैसा होगा, ना ही मैंने कुछ ऐसा लिटरेचर ज्यादा कुछ पढ़ पाया कि ध्यान कैसे होता है। बट मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं एकाग्र हो रहा था और मैं खोता जा रहा था उन चीजों में। तो कई बार तो ऐसा होता था, मैं किसी शिवालय में गया, वहीं एकांत मिलता था मुझे। ये सुबह शाम ही जाते हैं लोग, बाकी दिन में तो खाली पड़ा रहता है मंदिर, है ना, 5 मिनट के लिए लोग जाते हैं अपना। तो मैं किसी ऐसे शिवालय में जाके मैं अपनी शिवलिंग को देख के मैं अपना बैठा रहता था। कई घंटे, 3-4 घंटे बीत गए, मुझे पता नहीं। तो फिर मैं पूरी तरह अंतर्मुखी हो गया। मैंने इसकी मास्टर्स भी की है। मेरा मास्टर्स भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस में है। तो हमने इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी से लेके हमने उपनिषदों तक के सारे रेफरेंस जितने हैं, उस समय हमें सौभाग्य मिला कि पढ़ने का, उनको समझने का। वहां से एक धारणा बनी हमारी कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो और अंतर्मुखी भी होता चला गया। फिर सब जगह से कट गया मैं, अपने मित्रों से, अपनी फैमिली से, सारे कार्यों से, क्रियाकलापों से। मेरे अंदर ना एक गहरा 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 एक भाव, उसे वैराग्य कहो, विरक्ति कहो, एक उखड़ सा गया था मैं अंदर से कि क्या चल रहा है ये प्रपंच। ये प्रश्न जो है बहुत गहरे हो गए थे मेरे लिए, बहुत गहरे। तो फिर मैं अपना मेडिटेशन में चलते बहुत गहरे, मैं 24 घंटे ये करता था। मुझे जो कुछ मिलता था, मुझे भक्ति योग मिले मैं उसमें चला जाता था, मंत्र हो, जो भी मुझे रास्ते में मुझे मिला, मैंने उस सीढ़ी पे चढ़ता चला गया मैं। और एक समय ऐसा आया कि कुछ घटना ऐसी घटी कि मैं एक ध्यान के कैंप में था, उसे रुका और मैं गहरे में चला गया अपने। हुआ ये कि कैंप पूरा हुआ, मैं कहीं घूमने गया था और मैं अपने अंदर ही कहीं खो गया। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि अगले कुछ घंटे मेरे साथ ऐसे थे जैसे कि मुझे सारे प्रश्नों के अपने उत्तर मिल गए हों। मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई जैसे साक्षात्कार कहते हैं ना, कि इंटरव्यू चल रहा है, मेरे अंदर कोई प्रश्न पैदा हो रहा है जो कि दबा हुआ था कई लंबे समय से, उसका उत्तर। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई, बहुत कुछ उस समय सुलझ गया। तो मुझे एक चीज समझ में आई अल्टीमेटली कि हमारे अंदर एक चीज तो है जो कि फाइनाइट नहीं हो सकती, हमारी चेतना। वो इनफाइनाइट है, वो अनंत है, उसके अंदर अनंत
क्षमता पड़ी है कि वो भेदन कर सके किसी भी विषय वस्तु का और जा सके वहां तक समझ सके उसको डिफाइन कर सके। ठीक है, हमारे शब्द अलग हो सकते हैं बट उसको समझ सके, उसके चारों तरफ दृष्टिपात कर सके। ये बात समझ में आ गई कि हमारी चेतना बहुत इनफाइनाइट है। और ये भी एक चीज समझ में आई कि जब हमारी चेतना उस पॉइंट को टच करती है तो उसमें एक घटना घटती है कि लाइफ में हमारी ऊर्जा जो होती है ना, हमारी जीवन ऊर्जा है, उसमें जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, मैं कहूँगा इम्बैलेंस, वो सब बैलेंस में आ जाता है। तो एक स्टेट मिलती है हमें। उस स्टेट को लोगों ने आनंद कहा, किसी ने कुछ कहा, मुझे लगता है मैंने जो डिफाइन किया उस समय उसको प्रेम कह सकता हूँ मैं। क्यों? प्रेम का मतलब किसी से करना नहीं। प्रेम का मतलब हमारी ऊर्जाओं का प्रेममय हो जाना, हमारी ऊर्जाओं का इतना हार्मनी में, इतना रिदम में आ जाना कि वो एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाए, है ना, उसके साथ लयबद्ध हो जाए। तो उस स्टेट को मैंने प्रेम कहा। प्रेम मेरा नाम नहीं है। और प्रेम हम सभी का होना है, मुझे लगता है एक हमारी यात्रा के गंतव्य है प्रेम। हम सभी प्रेम है। प्रेम इज नॉट माई नेम, दिस इज माई रियल बीइंग, जो अल्टीमेटली समझ में आता है। और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मैं जो रास्ते का जो खोजी हूँ अभी से नहीं हूँ, शायद लंबे समय से हूँ। मुझे कुछ पुराने इस यात्रा के मेरे मार्गदर्शक थे, वो लोग मिल गए। तो उन लोगों ने फिर कुछ घटनाएं बताई, कुछ मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस हुए। तो ऐसा करते 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 उन्होंने फिर मुझे कहा तुम एक काम करो, हमसे एक नाम ले लो, प्रभु। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे भी स्वीकार कर लेता हूँ। मैंने कहा प्रेम अपने आप में काफी है। उन्होंने कहा रख लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रेम से दे रहे, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो यहाँ से हो गया फिर प्रेम प्रभु। ठीक है, तो हाँ, ये एक तरह से नाम तो नहीं है, ये गुण है कहीं न कहीं, और ये हम सभी के गुण हैं। अल्टीमेटली हम सभी का स्वभाव है। तो वहां से प्रेम प्रभु हुआ ये कुछ इस तरह से यात्रा। और फिर मेरे जीवन के अपने अलग पर्पस थे। मैं एक एज ए नॉर्मल टीनेजर में पैदा हुआ था। मेरे अपने कुछ एम्बिशंस थे, मेरी कुछ डिजायर्स थी, बहुत कुछ था मेरे लिए, कुछ प्लानिंग्स थी अपनी। वो सब ढह गई। कब वो ढह गई मुझे पता भी नहीं चला। मैं पर्पसलेस हो गया जीवन में। और कुछ समय तो मेरा ऐसा गया, कुछ साल तो मेरे ऐसे गए कि बस देख रहा हूँ शांति से बैठ के, बस चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं अपनी तरफ से। जो हो रहा है उसको बस देख रहा हूँ। वापस फिर मुझे लगा नहीं, मुझे लगता है अस्तित्व ने मुझे कुछ अनुभव दिए हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं क्यों ना कुछ शेयर करूं। कुछ लोग जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। अस्तित्व मेरे साथ ऐसा कुछ करवाना चाहता है तो मैंने हामी भर दी, ठीक है होने दो। अस्तित्व कुछ ऐसा चाहता है तो मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक पर्पस तो नहीं कहूंगा, हाँ, एक छोटी सी अस्तित्व की इच्छा को अपनी इच्छा बना के मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं, मैं कुछ लोगों को मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं। मैं कौन होता हूँ करने वाला, अस्तित्व मेरे माध्यम से कर सके, है ना। तो मैं उसका माध्यम बनने में मुझे खुशी होगी और मुझे लगता है मैं इसमें आनंदित होता हूँ। और वही अस्तित्व आपको यहाँ पे लेके आया। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर जर्नी, बहुत अच्छा। तो कंक्लूड कर सकते हैं इसको, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है। आई गेस किसी का भी नहीं है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, मजा आ गया। सबसे लॉन्गेस्ट सेशन आज गया हमारा इतने टाइम में। मैं और कहना चाहूंगा कि जो हाँ आज हाँ की मीटिंग हुई सर, एक अफसर से कम नहीं थी सर। बहुत बढ़िया क्या? सर। आज सर जो आज की मीटिंग हुई ये किसी अफसर से कम नहीं थी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत अच्छे, आज बहुत परतें खुली जीवन की। ठीक है, शुक्रिया। 2 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू प्रेम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपको भी बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम आपको। जी, मेरा भी प्रणाम। आप सभी को प्रणाम, फिर मिलते हैं। जी सर, बिल्कुल। अल्टीमेट रखना चाहिए। हैप्पीनेस के लिए, अंकित तो कोई आपकी इसमें नहीं है। और जो प्रेम प्रभु